1983 की गर्मी में भारत क्रिकेट विश्व कप जीतने की खुशी में झूम उठा था। लेकिन उसी वैश्विक जश्न से लगभग 1000 मील दूर पटना, बिहार में सत्ता का तंत्र एक कहीं ज्यादा गहरे, कहीं ज्यादा खामोश ऑपरेशन में लगा हुआ था। ये बिहार विधानसभा की इमारत है। ये राज्य की सत्ता का मुख्य केंद्र है, जहां कानून लिखे जाते हैं और राजनीतिक किस्मतें तय होती हैं। ये एक युवा महिला का रोजाना का कार्यस्थल भी था। एक ऐसी महिला जिसने लगभग इस पूरी इमारत को घुटनों पर ला दिया था। उसका नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था, लेकिन सत्ता के गलियारों में हर कोई उसे सिर्फ बॉबी के नाम से जानता था। आधिकारिक तौर पर उसका पद मामूली था। वो सचिवालय में सिर्फ एक टेलीफोन ऑपरेटर और टाइपिस्ट थी। लेकिन सामाजिक तौर पर उसके पास सत्ता तक पहुंच का एक अजीब सा असर था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्य विधान परिषद की अध्यक्ष राजेश्वरी सरोज दास की दत्तक पुत्री होने के कारण बॉबी की बिहार के सबसे प्रभावशाली नेताओं तक सीधी और अनौपचारिक पहुंच थी। 8 मई 1983 को सत्ता से यही करीबी उसके लिए जानलेवा साबित हुई। बॉबी की अचानक मौत उसकी मां के सरकारी निवास पर हुई, सूरज उगने से पहले ही। और उसकी आखिरी सांस के सिर्फ 4 घंटे के भीतर उसके शव को चुपचाप कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। न कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई, न कोई मानक चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई गई और न ही कोई कानूनी जांच शुरू हुई। सिर्फ 4 घंटे में दफनाने का ये फैसला हर कानूनी और चिकित्सकीय सुरक्षा को दरकिनार करते हुए एक अचानक हुई मौत को सीधे एक राज में बदल देता है। बॉबी की मौत के तुरंत बाद की स्थिति एक गहरे प्रक्रियात्मक खालीपन से भरी हुई थी। न परिवार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज हुई, न राज्य की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद पुलिस जांच के लगभग पूर्ण अभाव के बीच 2 अलग-अलग आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्टें सामने आ गईं। और जब इन दस्तावेजों को साथ रखकर देखा गया, तो एक ऐसा चिकित्सकीय विरोधाभास सामने आया जो लगभग असंभव लगता है। एक डॉक्टर ने मौत का कारण बताया गंभीर अंदरूनी रक्तस्राव। दूसरे डॉक्टर ने दावा किया अचानक दिल का दौरा। ये विरोधाभास एक ऐसा दफ्तरी बचाव बन गए जिससे किसी भी आपराधिक जांच को उलझाया जा सके। ये पूरी योजना शायद काम कर जाती अगर पटना पुलिस के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कुणाल वहां मौजूद ना होते। कुणाल ने पूरे राज्य में एक ऐसे अधिकारी की पहचान बनाई थी जो समझौता नहीं करता, जो दबाव में नहीं झुकता और जो पूरी तरह स्वतंत्र है। वो उस सियासी माहौल के ठीक उलट थे जिसमें वो अचानक काम कर रहे थे। एक राज्य प्रायोजित कवर अप की सफल होने के लिए संस्थागत ढांचे की हर स्तर से बिना सवाल किए गए सहयोग की जरूरत होती है। एसएसपी कुणाल का वहां होना उसी एक चीज को सामने ले आया जिससे ऐसी साजिशें बच नहीं पाती। एक ऐसा जांच अधिकारी जो राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करता है और सिर्फ सबूतों का पीछा करता है। कुणाल का पहला बड़ा कदम उनका सबसे साहसी कदम भी था। राजधानी से आ रही भारी दबाव की परवाह किए बिना उन्होंने सच्चाई को सामने लाने के लिए एक कानूनी आदेश हासिल किया। उन्होंने कब्रिस्तान में टीम भेजी, बॉबी के शव को बाहर निकलवाया और उसे एक स्वतंत्र, सख्त फॉरेंसिक जांच के लिए सौंप दिया। नई फॉरेंसिक टीम ने विसरा की जांच की और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने पहले के तमाम दावों को पूरी तरह तोड़ दिया। ना दिल का दौरा, ना अंदरूनी रक्तस्राव। बॉबी की हत्या हुई थी। उसे मैलाथियान नाम के जहर की घातक मात्रा दी गई थी। मैलाथियान एक बेहद जहरीला कृषि कीटनाशक है। ये किसी आम घरेलू दवा अलमारी में नहीं मिलता और ना ही कोई गलती से इसकी इतनी मात्रा ले सकता है। बॉबी के शरीर में इसकी मौजूदगी ने लगभग बिना किसी शक के ये साबित कर दिया कि ये एक सोची समझी, सुनियोजित हत्या थी। हत्या के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के घर के पास बने आउटहाउस पर छापा मारा। वहां रहने वाले युवकों ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने शपथपूर्वक बयान दिए और उस रात की पूरी कहानी सामने रखी। उन बयानों में एक बड़े कांग्रेसी नेता की बेटी की मौजूदगी का जिक्र था, ठीक उसी रात जब बॉबी की हालत अचानक बिगड़ी थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे फॉरेंसिक साइंस ने प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा की दीवार हटा दी हो। जो मामला एक खामोश कवर अप के रूप में शुरू हुआ था,
वो अब एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब बन चुका था और उसके तार सीधे सरकार के अंदरूनी घेरे तक जा रहे थे। जैसे ही ये साफ हुआ कि पुलिस अब बड़े नामों तक पहुंच सकती है, पूरे सिस्टम में घबराहट फैल गई। लगभग 4 दर्जन विधायक और राज्य मंत्री सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के दफ्तर पहुंच गए। उनकी मांग साफ थी, स्थानीय पुलिस जांच को तुरंत रोका जाए, वरना एक बड़ा राजनीतिक विद्रोह होगा। संकट से निकलने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बेहद असरदार प्रशासनिक चाल चली। उन्होंने बॉबी का पूरा मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया। एक ही फैसले में एसएसपी कुणाल और पटना पुलिस से हत्या की जांच का अधिकार छीन लिया गया। अब उम्मीद थी कि सीबीआई सच्चाई तक पहुंचेगी, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। सीबीआई कभी पटना पहुंची ही नहीं। ना उन्होंने आउट हाउस देखा, न गवाहों से बात की। दिल्ली में बैठे बैठे उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी, और उस कहानी में बॉबी की मौत हत्या नहीं थी, वो आत्महत्या थी। कारण बताया गया, एक असफल प्रेम कहानी। इसके लिए एक सुसाइड नोट पेश किया गया, एक ऐसा नोट जो पहले कभी सामने आया ही नहीं था। और जब जहर की रिपोर्ट सामने आई तो उसका भी जवाब तैयार था। सीबीआई ने कहा, यह लैब की गड़बड़ी हो सकती है। यानी अब विज्ञान भी कहानी के हिसाब से ढल रहा था। आखिरी झटका अदालत में लगा। जहां सच सामने आ सकता था, वहीं सब खत्म हो गया। अदालत ने बिना सवाल सीबीआई की रिपोर्ट स्वीकार कर ली, और उसी पल एक हत्या आधिकारिक रिकॉर्ड में आत्महत्या बन गई। संदिग्ध बरी हो गए, सबूत फाइलों में बंद हो गए, और सच हमेशा के लिए दफन हो गया। उस दौर के दस्तावेज बताते हैं कि मामला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंचा था। यानी ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये सत्ता की सबसे ऊंची स्तर तक पहुंच चुका था। आखिर में 2 कहानियां बची, एक सच की, दूसरी सत्ता की, और हमेशा की तरह जीत सत्ता की कहानी की हुई।